हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझाऊंगी। लास्ट क्लास में हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन का बेसिक किया था, जिसमें हमने ये समझा था रेशियो क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स समझी थी और प्रपोर्शन समझा था। तो आज हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको क्या करना है, जो यहाँ रेशियोज गिवन है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है। देखो, हमने जो रेशियो अपना समझा था वो था हमारा एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप होता है दो क्वांटिटीज के बीच में, लेकिन वो क्वांटिटीज जो है ना वो सेम काइंड की होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपके पास यहाँ पर दो क्वांटिटी तो मिल गई, लेकिन आपको उनकी काइंड अलग है। यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर किलोमीटर है। उसी तरीके से यहाँ पर मिनट है तो यहाँ पर आवर्स है। तो ये तो सेम काइंड की नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनका काइंड चेंज करना पड़ेगा। तो आप चेंज कैसे करेंगे, आप क्या करो, या तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, मैं किलोमीटर को मीटर में कर दूं तो 1 किलोमीटर में मेरे पास 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख सकती हूँ। तो अब क्या हो गया, 655 मीटर टू 1000 मीटर। अब आप देखो ये यूनिट आपकी सेम हो गई ना। बस अब आपको रेशो निकालनी है, तो रेशो कैसे निकालेंगे, 655 रेशो 1000। अब आपको इन दोनों को कट करना है जब तक ये एक टेबल से कट हो रहे, वही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अब हम ये कैसे देखें कि ये कौन सी टेबल से कट हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। उन रूल्स की हेल्प से आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा नंबर कौन सी टेबल में आता है और कौन सा नंबर कौन सी टेबल में नहीं आता। तो ऊपर आपको एक आई बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करना तो आपको मेरी डिविजिबिलिटी रूल्स की वीडियो वहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये दोनों नंबर 5 की टेबल में आते हैं। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है और इसके लास्ट में 0 है। 5 का रूल ही यही होता है, 0 और 5 लास्ट में होने चाहिए। तो कट करते हैं। चलो, जब मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 131, और जब मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 200। अब फिर मैंने चेक किया क्या ये दोनों नंबर किसी की टेबल में आते हैं। तो आप ध्यान से देखो, जो ये 131 है ना, ये आपका प्राइम नंबर है, ये तो किसी टेबल में आता ही नहीं है। 200 तो बहुत सारी टेबल्स में आता है, 2 की में आता है, 4 की में आता है, 5 की में आता है, ठीक है, 10 की में आता है, बट 131 नहीं आता। तो आप इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुई आपकी, 131 रेशो 200, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो अब हम इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर भी आपको यूनिट्स अलग है, यहाँ मिनट्स है और आवर्स है। तो आप किसी भी एक को चेंज कर लो, या तो आप मिनट को आर में चेंज कर दो या फिर आर को मिनट में चेंज कर दो। मैं क्या कर रही हूँ, आर को मिनट्स में चेंज कर रही हूँ। तो मुझको पता है कि 1 आवर में कितने, 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है ना। तो पर मेरे को यहाँ 1 आवर का डाटा थोड़ी चाहिए, मुझे तो 2 आवर्स का चाहिए। तो 2 आवर्स में कितना होगा, तो 2 × 60। तो आपका आंसर कितना आया, 120 मिनट्स। ठीक है ना। तो अब मैं ये लिख सकती हूँ फिर 35 मिनट टू, अब मैं 2 आवर की जगह 120 मिनट्स लिख सकती हूँ, तो 120 मिनट। ठीक है, अब रेशो किस किस की निकालनी है, 35 रेशो 120। अब फिर वही चीज यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि ये दोनों नंबर एक टेबल में आते हैं या नहीं आते। तो ये दोनों नंबर 5 की टेबल में आते हैं, तो इसको मैंने 5 से कट किया, यहाँ पर कितना आया 7। इसको 5 से कट किया तो यहाँ पर कितना आएगा 24। कट मतलब डिवाइड करना है। ठीक है, अब फिर चेक करो क्या ये दोनों नंबर किसी टेबल में आते हैं। तो 7 तो मेरा प्राइम नंबर है, ये तो किसी की टेबल में नहीं आता, और 7 की टेबल में 24 भी नहीं आता। इसका मतलब अब ये और आगे कट नहीं हो सकते। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई मेरी, 7 रेशो 24, और यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, जो रेशियो के ऊपर ही बेस्ड है। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, विच इज ग्रेटर। देखो, आपको लिखा है यहाँ पर विच इज ग्रेटर। दो रेशियोज आपको दिए हैं, एक 5:8 और एक 7:9। तो पहले हम ये दोनों रेशियो लिख लेते हैं।
और आपको बताना है इन दोनों रेशो में कौन सी रेशो बड़ी है। तो हम इस रेशो को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5/8 और इस रेशो को भी ऐसे लिख सकते हैं 7/9। ये मैंने जब आपको रेशो एंड प्रपोर्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था तब समझाया था कि हम रेशो को कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आपको वो पार्ट भी देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करना, आपको वो पार्ट भी वहां पर मिल जाएगा, वो वीडियो आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आपको इन दोनों रेशियोज में बताना है कि कौन सी रेशियो बड़ी है। बहुत आसान तरीका है इसको करने का। आप क्या करो, इसे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? जैसे मैंने 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 45 और इसके ऊपर लिख दो। उसी तरीके से 8 को 7 से कर दो, 8 7 जा 56। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो 45 बड़ा है या 56? 56। 56 किसके ऊपर लिखा है? 7:9 के ऊपर ना, तो इसका मतलब 7:9 इज ग्रेटर। तो आपको यही तो बताना था आपकी कौन सी रेशो ग्रेटर है। तो देखो निकल गई 7:9 आपकी ग्रेटर है। तो आप कोई सी भी दो रेशो को इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, उसको ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी रेशो ग्रेटर है और कौन सी रेशो स्मॉलर है। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हमारा रेशियोज के ऊपर ही बेस्ड है। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, आर द रेशियोज, आपको दो रेशियो दे रखे हैं, एक 7:9 एंड 98:123। ये दो रेशियोज है। कह रहे क्या ये दोनों रेशियो इक्विवेलेंट है? सबसे पहली बात तो ये क्या होता है इक्विवेलेंट, हम इसको समझते हैं। इसका मतलब होता है सेम। मतलब क्या ये दोनों रेशियो सेम है? तो देखो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों रेशियो सेम है या नहीं है। तो पहले मैंने दोनों रेशियो यहाँ लिख ली, 7:9 और दूसरा है मेरा 98:126। ठीक है, फिर वही मैंने इनको फ्रैक्शन में लिख दिया 7:9 और इसको भी मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया 98:126। अब कैसे पता लगाऊं कि ये दोनों रेशियो सेम है या नहीं है? तो आप देखो ये दोनों तो पहले इन्हें कट करके देखते हैं, क्या ये दोनों किसी की टेबल में आते हैं? नहीं, 9 तो आता है लेकिन 7 नहीं आता क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। तो ये दोनों तो कट हो नहीं सकते, ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इनको जो ये वाले नंबर है इनको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। तब उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों कौन सी टेबल में आते हैं। तो मुझे देख के पता चल रहा है ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, क्योंकि ये हम डिविजिबिलिटी रूल से पता कर सकते हैं कि ये कौन सी टेबल में आते हैं। ठीक है, तो पहले मेरे को 98 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 126 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया। तो इसका भी एक शॉर्टकट तरीका सीखते हैं हम कि हम कैसे पता लगा सकें कि ये दोनों रेशियोज इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो आप क्या करो, जैसे भी आपने ग्रेटर और स्मॉलर वाली रेशियो की है ना क्वेश्चन नंबर 2 कंपेयर वाला, सेम वही ट्रिक यहाँ लगा दो। मतलब क्या करना है, 126 को 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो और 9 को 98 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। चलो ट्राई करते हैं वो वाली ट्रिक। मैं इसको यहाँ पर एक बार दोबारा लिख लेती हूँ। तो 7/9 और 98/126, यही है ना। करें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब मैंने 126 को 7 से मल्टीप्लाई किया ना तो मेरा 882 आया। उसी तरीके से जब मैंने 9 को 98 से मल्टीप्लाई किया ना तो भी मेरा 882 आया। आप देख रहे हो ये दोनों सेम है, इसका मतलब इनके बीच में इक्वल टू है, तभी तो ये दोनों सेम है। तो जब ये दोनों नंबर सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों रेशियो भी तो सेम है, तभी तो ये दोनों नंबर सेम है। कोई रेशियो बड़ी और छोटी है ही नहीं। तो इट मीन्स क्या लिखेंगे, यस बोथ रेशियोज आर, इसका मतलब दोनों रेशियोज क्या है आपकी इक्विवेलेंट है, दोनों रेशियोज। ठीक है ना। पर अगर ये सेम नहीं आता, इन केस ये सेम नहीं आता, ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं, नो बोथ रेशियोज आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो समझ में आया आपको इक्विवेलेंट का टॉपिक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको प्रपोर्शन के ऊपर कराऊंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, प्रपोर्शन। तो देखो प्रपोर्शन है, यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे पास, आर 13, 15, 17 एंड 23 इन प्रपोर्शन। क्या ये चारों प्रपोर्शन में है? तो हमने अपने जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें पढ़ा था कि प्रपोर्शन में हमें कैसे पता चलता है कोई नंबर है या नहीं है। तो अगर इसका प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल है तो ये चारों नंबर हमारे प्रपोर्शन में है, नहीं तो ये चारों नंबर नहीं है। अब पहले तो जो मैंने बोला वो मैं लिख देती हूँ जरा यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ
मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अभी मैंने यही बोला था कि ये आप अगर इक्वल है तो ये प्रपोर्शन में है और नहीं तो नहीं है। अब ये मीन और एक्सट्रीम्स है क्या? देखो, जो ये वाले दो नंबर होते हैं बीच के नंबर, ये होते हैं मीन्स, तो इसका मतलब 15 इंटू 17। और जो ये वाले दोनों नंबर होते हैं साइड के नंबर्स, ये होते हैं मेरे एक्सट्रीम्स, इसका मतलब 13 इंटू 23। तो मैंने मीन्स के नीचे मीन्स का प्रोडक्ट लिख दिया और एक्सट्रीम्स के नीचे एक्सट्रीम का प्रोडक्ट लिख दिया। अब बस आपको क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका आंसर आ रहा है 225, और जब इन दोनों को करोगे तो आएगा 299। तो इसका मतलब ये तो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये चारों नंबर प्रपोर्शन में नहीं है। तो हम लिखेंगे नो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। तो ये प्रपोर्शन में नहीं है। पर अगर इन केस ये इक्वल आ जाता तो हम क्या लिखते, यस दे आर इन प्रपोर्शन। तो ये प्रपोर्शन में है। तो अगर आपको कोई भी चार नंबर दे और आपसे ये पूछे क्या ये नंबर प्रपोर्शन में है, तो बहुत आसान है। आप क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की हेल्प से ये बता देना कि ये नंबर प्रपोर्शन में है या नहीं है। ये सिंपल सा एक जो ये फॉर्मूला लगाना आप, ये वाला फॉर्मूला बस यही याद रखना आपको, ये लगाना और उसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि ये चार नंबर प्रपोर्शन में है या नहीं है। ठीक है, चलिए प्रपोर्शन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक का क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, फाइंड एम। ये एम आपको फाइंड करना है इफ आपको ये चार नंबर्स दे रखे हैं और ये वाला एम आपको फाइंड करना है। तो आप जरा ध्यान से देखो कि इन चारों नंबर्स के बीच में रेशो लगी हुई है, रेशो, डबल रेशो, रेशो। इसका मतलब ये जो चारों नंबर हैं ये पहले से ही प्रपोर्शन में हैं, तभी तो ये प्रपोर्शन की फॉर्म में लिखे हैं। प्रपोर्शन की फॉर्म क्या होती है, ए रेशो बी, डबल रेशो सी रेशो डी। और आप ध्यान से देखो ये इसी फॉर्म में लिखे हुए हैं, ए बी सी डी लिखे है ना। तो इसका मतलब ये तो प्रपोर्शन में है। बस मुझे क्या करना है, एम की वैल्यू निकालनी है। सेम फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था। क्या लगाया था हमने, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। यही फॉर्मूला हमने लगाया था ना। चलो सॉल्व करते। मीन्स मैंने आपको क्या बताए थे, जो बीच के नंबर थे, तो m इंटू 18, और एक्सट्रीम्स कौन से हैं, जो कॉर्नर के नंबर्स हैं, तो 25 इंटू 36। अब आप यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 25 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 18, कट कर दो, ये मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड का हो गया, 18 टू जा, बस आ गया लो आंसर, 25 इंटू 2 50। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आई आपकी, 50। आपको यही m की वैल्यू इसमें निकालनी थी। तो जब भी आपको चार नंबर प्रपोर्शन में दे और कोई एक नंबर आपसे पूछे कि इसमें से बताओ ये नंबर कौन सा है, तो सिंपल एक प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का आप फॉर्मूला लगाना और उसकी वैल्यू आप निकाल देना जिसकी आपसे पूछी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम रेशियो एंड प्रपोर्शंस के ऊपर। यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। अ रिबन 10 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लॉन्ग, ये इसकी लेंथ दे रखी है मुझे रिबन की। ठीक है, इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो 1:4। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। देखो आपको क्या कह रहा है, आपके पास एक रिबन है 10 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लॉन्ग का। ठीक है, आपने क्या किया, उस रिबन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपको ये नहीं बताया कि कौन से पार्ट कितने सेंटीमीटर या मिलीमीटर का है, बस आपको ये बताया है कि जो दो पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है ना, उसकी रेशो क्या है, उसकी रेशो है 1:4। और उन दोनों पार्ट की लेंथ आपको निकालनी है। तो अब यहाँ लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो पहले हम क्या करेंगे, जो ये हमारे को दो यूनिट्स गिवन है ना, एक सेंटीमीटर है और एक मिलीमीटर है, पहले तो मैं इसको ही चेंज कर देती हूँ, इसको एक यूनिट में कर देती हूँ। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो मेरे को पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो फिर 10 सेंटीमीटर में कितने होंगे, मैं इस सेंटीमीटर को ही मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ, तो 10 इंटू 10, इसका मतलब 100 मिलीमीटर होंगे। तो अगर मैं अब आपसे यहाँ पूछूं कि लेंथ ऑफ रिबन है कितनी, तो लेंथ
ऑफ रिबन कितनी आएगी? इसकी जगह 10 सेंटीमीटर की जगह तो मैं अब 100 मिलीमीटर लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब 5 मिलीमीटर मेरे पास और है, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया? 105 मिलीमीटर। इसका मतलब लेंथ ऑफ रिबन है 105 मिलीमीटर। अब मुझे इसको क्या करना है? दो पार्ट में कट करना है, ठीक है ना? तो अब दो पार्ट में कैसे कट करेंगे? पहले जो आपको ये रेशियो दे रखा है ना, इसका टोटल निकाल लो, ठीक है? टोटल कैसे निकालना है देखो मैं बता रही हूँ और अभी बताऊंगी हमने टोटल क्यों निकालना है। तो टोटल ऑफ रेशियोज क्या आएगा? टोटल 1 + 4 5 आया, ठीक है? अब आपको ये 105 दो पार्ट में कट करना था ना, चलो अब कर दो दो पार्ट में। यहाँ पर लिखते हैं हम इसका फर्स्ट पार्ट और यहाँ पर लिखते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है? तो 105 का फर्स्ट पार्ट था, 1 रेशो है उसकी, तो कैसे लिखेंगे? पहले यहाँ टोटल लिखा 105 और 105। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की रेशो थी 1, सेकेंड पार्ट की रेशो थी 4। बस मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं है, अभी एक चीज और हमें यहाँ लिखनी है, वो लिखनी है ये 1:5 4:5। ये मैंने क्या किया है? फ्रैक्शन में लिख दिया, मतलब 1/5। ये 1 का जो 1:4 है, ये इसका फ्रैक्शन है। सिमिलरली जो ये 1:4 है, तो 4 का ये फ्रैक्शन है, ठीक है? तो दोनों पार्ट मैंने लिख दिए ये रहे। अब बस आपको सॉल्व करना है। 5 से इसको कट किया 21, 21 इंटू 1 21 मिलीमीटर। यूनिट लगाना मत भूलना, और यूनिट यही लगानी है जो रिबन की यूनिट थी। उसी तरीके से इसे सॉल्व कर दो। 5 से इसको कट किया 21, 21 को 4 से इंटू किया तो 84 मिलीमीटर। इसका मतलब उस रिबन के जो आपने दो पार्ट किए थे, उसमें फर्स्ट पार्ट की लेंथ कितनी है? 21 मिलीमीटर, और सेकेंड पार्ट की लेंथ कितनी है? 84 मिलीमीटर, ठीक है? समझ आया? तो चलो आज की क्लास का हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के ऊपर। क्वेश्चन है हमारे पास, सुनीता कम्स अक्रॉस अ डील इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर। देखो आपको क्या, एक गर्ल दे रखी है सुनीता, वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गई है, कुछ सामान खरीदने गई होगी वो वहां पर जाके उसने क्या देखा, क्या लिया है? अ बॉक्स ऑफ 6 बॉटल्स ऑफ अ ड्रिंक फॉर ₹24। क्या चीज है? एक बॉक्स है जिसके अंदर कितनी बॉटल्स है? 6 बॉटल्स है, और 6 बॉटल्स की कॉस्ट कितनी दे रखी है? 24। ये 6 बॉटल्स की कॉस्ट है, एक बॉटल की नहीं है, ठीक है? और एक और चीज उसने देखी है, एंड अ क्रिएट ऑफ 30 बॉटल्स ऑफ सेम काइंड फॉर ₹105। पहली बात तो ये क्या है? इसका मतलब होता है पेटी। पेटी मतलब समझते हो? बल्क में कुछ चीज खरीदना एक साथ इकट्ठी। तो अगर वो 6 बॉटल्स ले रही है ना, तो उसको 24 रुपीज की पड़ रही है 6 बॉटल्स। उसने एक दूसरी डील देखी, अगर वो 30 बॉटल्स ले रही है तो उसको कितने की पड़ेगी? 105 की। और सेम ड्रिंक है, जो ड्रिंक यहाँ पर थी ना, जो ड्रिंक की बॉटल वही सेम ये वाली है। तो उसको दो डील मिली इस स्टोर पे। एक तो ये कि 6 बॉटल 24 रुपीज की खरीद ले वो, दूसरी डील है 30 बॉटल्स ले ले 105 की। अब वो कंफ्यूज हो रही है कि कौन सी डील बेटर है, तो हमें बताना है विच इज अ बेटर डील। तो हमें सुनीता को बताना है कि कौन सी डील बेटर है। तो हम पता है क्या करते हैं, पहले इनका यूनिट प्राइस निकाल लेते हैं। पहले मैं देखती हूँ दोनों डील में मेरे को एक बॉटल कितने रुपए की पड़ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट डील लूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट डील, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ 6 बॉटल्स मुझे यहाँ गिवन थी ना, तो 6 बॉटल की कॉस्ट है मेरे पास 24, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉटल कितनी आएगी मेरे, अगर मुझे 1 बॉटल की कॉस्ट पता करनी हो इस डील में, तो एक बॉटल की कॉस्ट कितनी होगी? 24/6। जब आप इसे कट करोगे तो 4 रुपीज। इसका मतलब फर्स्ट डील में एक बॉटल आपको 4 रुपए की पड़ेगी। अब एक बार सेकेंड डील इसी के साथ कंपेयर कर लें। चलो यहाँ कंपेयर करते हैं हम अपनी सेकेंड डील। यहाँ आपने 30 बॉटल्स ली थी, तो कॉस्ट ऑफ 30 बॉटल्स, तो 30 बॉटल्स की कॉस्ट कितनी है आपके पास? 105। तो अगर मैं यहाँ से देखूं कि मुझे इसमें एक बॉटल की कॉस्ट कितने की पड़ रही है, तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉटल निकालूंगी तो कितने की आएगी? 105 को 30 से डिवाइड कर देती हूँ, तो मेरी आएगी ₹3.5। तो देखो अगर सुनीता ये वाली डील लेती है तो उसे एक बॉटल 4 रुपए की पड़ेगी, और अगर ये वाली डील लेती है तो उसे एक बॉटल कितने की पड़ेगी? 3.5, मतलब 3.5 रुपए की। तो अगर सुनीता की जगह आप होते तो कौन सी डील लेते, फर्स्ट या सेकंड?
किसमें आपको कम पैसा देना पड़ रहा है, इसमें कम पैसे में ज्यादा चीज मिल रही है, तो इसका मतलब आप यही वाली डील लेते। तो सुनीता भी क्या करेगी, सेकंड डील ही लेगी, क्योंकि उसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो विच इज अ बेटर डील, कौन सी डील बेटर है? तो आंसर में अब हम क्या लिखें, सेकेंड डील इज बेटर। सेकेंड डील बेटर है सुनीता के लिए, क्यों? क्योंकि उसमें बॉटल की कॉस्ट उसको कम पड़ रही है। ठीक है, तो ये थे हमारी आज की क्लास के कुछ क्वेश्चंस जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड थे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।